हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा यह वीडियो जो है रीड 2025 के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पर आधारित है। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। समझिए यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। आपको इसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने उन सभी टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर में हिंदी में पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी वाला। बोलना और लिखना जो है अभिव्यक्ति कौशल है। क्या है यह? अभिव्यक्ति कौशल है। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। कौन कौन से होते हैं इनका क्रम भी ध्यान रखिए, क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिखना सबसे बाद में आएगा। यह ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ट्रिक है। क्या है? यह ट्रिक है। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना। LSRW क्रम याद रखिएगा, आपको आसानी होगी। इनमें से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? बोलना और लिखना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर सी सही है। अगला देखिए, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंत है? बताइए, टा वर्ग का व्यंजन जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? टा वर्ग के व्यंजन का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसे एक सूत्र के माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। सूत्र क्या है? समझिए, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या सूत्र है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसके माध्यम से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, इस सूत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा? री आएगा, टू से पूरा टा वर्ग आ जाएगा, टा ठा डा ढा अड़ा पूरा टा वर्ग आएगा, रा आएगा और षटकोण वाला सा आएगा। इतने व्यंजन जो है मूर्धन्य से उच्चारित होंगे, यानी मूर्धन्य उच्चारण स्थान इन व्यंजनों का है। तो इन व्यंजनों को कैसे याद रखेंगे? इस सूत्र के माध्यम से, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अगला है अर्ध स्वर है, या वा, ई उ, री ली या री और शा। बताइए इनमें से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर है या और वा। ऑप्शन ए सही आंसर है। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला देखिए, इनमें से वाक्य कौन सा शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। बताइए आप लोग, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही आंसर है। मोहन और गीता गा रहे हैं, यह वाक्य शुद्ध है। बाकी सभी वाक्य अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का या आज्ञावाचक वाक्य का। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है मिश्र वाक्य का। ऑप्शन सी सही आंसर है। न तो यहाँ पर आज्ञा है, न तो इच्छा है, तो इन्हीं दोनों में से होगा। तो कौन सा है? यह वाक्य जो है वह मिश्र वाक्य है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सरल वाक्य और मिश्र वाक्य दिए गए हैं यह रचना के आधार पर है। किसके आधार पर है? रचना के आधार पर, ध्यान रखिएगा। रचना के आधार पर कितने वाक्य के भेद हैं? 3 हैं। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? ट्रिक समझिए, रचना में 3 वर्ड है ना, तो रचना के आधार पर 3 भेद है। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। 2 तो यहाँ पर दिया गया है, एक हो गया सरल वाक्य, एक हो गया मिश्र वाक्य और एक है संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। रचना के आधार पर 3 वाक्य हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन सही है सी वाला। सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
शुद्ध वाक्य है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीद लिया। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। बताइए आप लोग, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। यह वाक्य जो है शुद्ध है, बाकी सभी वाक्य अशुद्ध लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी चुनिए। जिजीविषा, जिजीवषा, जजीविषा या जिजीविषा, इनमें से कौन सा जिजीविषा शब्द सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए शब्द जो लिखा है जिजीविषा इसी तरह लिखा जाता है, सही है ऑप्शन ए वाला, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अभिज्ञ का सही विलोम शब्द कौन सा है? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण या मूर्ख। इनमें से बताइए अभिज्ञ का सही विलोम शब्द कौन सा है? अभिज्ञ का सही विलोम शब्द है अनभिज्ञ, ऑप्शन बी सही आंसर है। अज्ञानी का होगा ज्ञानी, अज्ञानी का क्या होगा? ज्ञानी होगा। अनिपुण का होगा निपुण, अनिपुण का होगा निपुण। मूर्ख का होगा बुद्धिमान, मूर्ख का क्या होगा? बुद्धिमान। तो सभी को ध्यान रखिएगा, अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, सस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम, अस्वाभाविकता। अब आप लोगों को अगर इस प्रश्न का आंसर नहीं भी पता है तो आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? समझिए, सस्वर वाचन का उच्चारण अस्पष्ट उच्चारण है। अस्पष्ट उच्चारण तो निगेटिव है, आप इसे किसी में नहीं, क्या सस्वर ही नहीं कोई भी वाचन होगा तो उसमें अस्पष्ट उच्चारण सही कभी नहीं होगा। निगेटिव है तो निगेटिव गलत हो गया। अस्वाभाविकता, यह भी निगेटिव है तो निगेटिव गलत हो गया। 2 बचे हैं बी और सी। उचित ध्वनि निर्गम और क्षिप्रता, क्षिप्रता होगा नहीं, वाचन है तो वाचन में ध्वनि निकलेगी, तो उचित ध्वनि निर्गम, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। फ्रेंड्स, यह ट्रिक है क्वेश्चन से सही आंसर फाउंड करने की, तो आप लोग इसे भी थोड़ा समझे रहिएगा, आसानी होगी एग्ज़ाम टाइम में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला देखिए, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण से, वाचन से, लेखन से या वादन से? वादन तो कोई भाषा कौशल है नहीं, अब इन्हीं तीनों में से है। तो अनुलेख किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। लेखन के 3 प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। लेखन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अनुलेख, एक है प्रतिलेख। एक क्या है? प्रतिलेख है। एक है प्रतिलेख और एक है श्रुतलेख। एक क्या है? श्रुतलेख। एक हो गया अनुलेख, एक है प्रतिलेख और एक है श्रुतलेख। ध्यान रखिएगा, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख, 3 हो गए। ये 3 लेखन के प्रकार हैं। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी वाला। अगला देखिए, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष या विश्राम कक्ष। जहाँ पर भाषा प्रयोगशाला होगी उसमें क्या सम्मिलित नहीं होगा? बताइए। भाषा प्रयोगशाला में सम्मिलित नहीं होगा विश्राम कक्ष, ऑप्शन डी सही आंसर है। बाकी सभी भाषा प्रयोगशाला में सम्मिलित होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग्वाफोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या श्रव्य सामग्री। लिंग्वाफोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो श्रव्य अधिगम सामग्री है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। फ़ोन है तो फ़ोन सुना ही जाता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगला देखिए, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, गलत। दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछे जाते, लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं, यानी 1 वर्ड वाले पूछे जाते हैं, हाँ नहीं वाले पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं मौखिक मूल्यांकन में। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। देखते हैं, मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए, गलत। कोई भी चीज़ अधिक नहीं होनी चाहिए, सबका एक समान अनुपात होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए, गलत। कम क्यों मिलने चाहिए? मूल्यांकन आप विद्यार्थी कर रहे हैं तो उसमें अभिव्यक्ति के अवसर ही कम देंगे, नहीं, गलत। तो इस तरह कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इस तरह भी आप लोग ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला देखिए,
इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, आप खाए कि नहीं, लड़की ने दही गिरा दिया, आपके दवा से वह आरोग्य है। बताइए, इनमें से सही वाक्य है ऑप्शन थर्ड वाला, लड़की ने दही गिरा दिया, यह सही है। निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होता तो यह भी सही होता। निरपराध, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। आप खाए कि नहीं, ये गलत है। यहाँ पर होगा आपने खाना खाया या नहीं, इस तरह वाक्य शुद्ध होता है। आपके दवा से वह आरोग्य है, नहीं, आपके दवा से वह निरोग है, यह शुद्ध वाक्य होगा। आरोग्य की जगह निरोग होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही है जो, वह है ऑप्शन थर्ड, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष, क्षुद्र, सिंहनी, चिन्ह। बताइए, इनमें से जो शुद्ध शब्द है वह है सिंहनी, ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। चिन्ह ये वाला शुद्ध नहीं है, अमूमन ऐसे ही लिखा जाता है लेकिन यह शुद्ध नहीं है, चिन्ह ये वाला शुद्ध होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, हा जो है वह आधा रहता है, चिन्ह हमेशा इस तरह शुद्ध रहता है। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। क्षुद्र यह वाला नहीं सही होगा, क्षुद्र में ये वाला अच्छा रहेगा, क्षुद्र इस तरह रहेगा। चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा? चरमोत्कर्ष इस तरह होगा, उड़ंकुर आल नहीं लगेगा, रा पूरा रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही है ऑप्शन थर्ड वाला। अगला देखिए, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ होगा, यानी इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य करना, दीनता प्रकट करना। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ है आश्चर्य करना, ऑप्शन थर्ड सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? संगम, क्रोध, विमोचन, प्रत्यर्पण। बताइए, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। क्रोध जो है वह उपसर्ग रहित शब्द है। संगम में सम उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। विमोचन में वी उपसर्ग है और प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। प्रति धन अर्पण मिलाकर बना है प्रत्यार्पण, इस तरह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही आंसर है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अगला देखिए, पीताम्बर शब्द में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। पीताम्बर शब्द में समास है बहुव्रीहि, ऑप्शन सेकंड सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर, जिसका अंबर यानी वस्त्र, किसका पीला वस्त्र है? कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, श, त्र, ज्ञ। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सेकंड, स जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। यह क्या है? यह ऊष्म व्यंजन है। श जो है यह ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन छ होगा, त्र होगा, ज्ञ होगा और श्रा होगा, ये है संयुक्त व्यंजन। छ कैसे मिलकर बनता है? का और शा से मिलकर छा बनता है, यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ता प्लस रा से मिलकर त्रा बनता है। ज्ञ बनता है जा प्लस इया से मिलकर, जा प्लस इया से मिलकर ज्ञ बनेगा। ता प्लस रा से मिलकर त्रा बनेगा और छा बनेगा का प्लस शा से मिलकर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आंसर हमारा सही होगा वह है ऑप्शन सेकंड वाला। शा जो है यह ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन, इसे भी ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीनों शा आ जाएगा और हा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? बताइए, सन्मार्ग में संधि है व्यंजन संधि, ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग मिलाकर बनेगा सन्मार्ग, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेकंड सही है। अगला देखिए, अगला है, मूल्यांकन के उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है?
माइकेलिस की, सीसी रॉस की, ब्लूम की या राइट स्टोन की? बताइए। परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह परिभाषा प्रीवियस ईयर में पूछी गई है तो फिर पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट कर चलिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइकेलिस ने यह परिभाषा दी है मूल्यांकन की, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाया जाने वाला शिक्षण कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण, ध्यान रखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण से पहले कौन सा शिक्षण होता है? निदान। इसमें कमियों का पता लगाया जाता है। निदानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण होता है उपचारात्मक शिक्षण से पहले। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि कठिनाइयों को पता लगाने का कौन सा तरीका है, तो कौन सा है? निदानात्मक। अगर यहाँ दूर करने के बजाय पता लगाने का शिक्षण पूछा जाता तो निदानात्मक शिक्षण होता। यहाँ पर दूर करने वाला पूछा गया तो उपचारात्मक शिक्षण होगा। उपचारात्मक शिक्षण बाद में होता है, निदानात्मक पहले होता है। पहले निदान करेंगे, यानी पहले कठिनाइयों का पता लगाएंगे, फिर उसका उपचार करेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर तो दोनों दिया नहीं गया है तो ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, ये तो इसका गुण है। विद्यार्थियों को अपने कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, यह भी इसका गुण है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती है, यह भी इसका गुण है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, यह दोष है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बाकी तीनों इसके गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? 2, 3, 1, 4। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 4 पदों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 4 पद कौन से हैं समझिए, आपसे पद भी पूछा जा सकता है। पहला है परीक्षण योजना बनाना, दूसरा है परीक्षण के शुरुआती रूप को तैयार करना, तीसरा है परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना, चौथा है परीक्षण का अनुप्रयोग। कौन कौन से हैं एक बार फिर से समझिए। परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के शुरुआती रूप को तैयार करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना, परीक्षण का अनुप्रयोग करना, यह है उपलब्धि परीक्षण के 4 पद। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो सिर्फ पदों को पूछा गया कि कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं आपको मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, कौन सा कथन सत्य है बताइए। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, गलत। यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, गलत। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया है, गलत। कुक महोदय ने नहीं दिया है, दिया किसने है? फ्रॉबेल ने दिया है। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि दी किसने है? फ्रॉबेल ने। इसे याद कैसे रखेंगे? गार्डन, गार्डन से एक गार्डन का साउंड आ रहा है ना, तो गार्डन में बेल का पेड़ लगता है, यह ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। गार्डन में बेल का पेड़ लगता है। किंडरगार्टन शिक्षण विधि दी है फ्रॉबेल ने। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, यह सही है। ऑप्शन डी सही आंसर है। भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जाती। इस विधि से गणित की शिक्षा दी जाती है, विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6, 8। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, क्या सही होगा इसमें? सही है ऑप्शन ए 2। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा है समझिए। एक तो है रचना के आधार पर, एक हो गया रचना के आधार पर, दूसरा हो गया अर्थ के आधार पर। यह वाक्य के वर्गीकरण है। रचना के आधार पर 3 है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है। अर्थ के आधार पर 8 है। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। रचना के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर 8 है। आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ट्रिक ध्यान रखिएगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई है। रचना में 3 वर्ड है ना, तो रचना के आधार पर 3 होंगे। अर्थ में कुछ नहीं है तो अर्थ में 8। ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 ही है तो एक याद कर लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला देखिए।
मिश्र वाक्य है। उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। बताइए आप लोग, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? इनमें से मिश्र वाक्य है ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, मिश्र वाक्य है ऑप्शन सी वाला। अगला देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक या आज्ञावाचक। यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है? नहीं। निषेधात्मक यानी कुछ नेगेटिव है यहाँ पर? नहीं। आज्ञावाचक वाक्य है ये, यहाँ पर कोई आज्ञा दी जा रही है? नहीं, सिर्फ बताया जा रहा है बच्चे खेल रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, यह विधानवाचक वाक्य है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संकेतवाचक। बताइए, यह संदेह इसमें है कोई? नहीं है। इच्छा, बिल्कुल, यह इच्छावाचक वाक्य है। सदा सच बोलना चाहिए, आज्ञा कोई नहीं है, यहाँ पर कोई संकेत भी नहीं दिया जा रहा है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला देखिए, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? केवल किताबी ज्ञान से, यहाँ पर केवल वर्ड आ गया तो ये गलत हो गया। सामाजिक पर्यावरण से, सही है। प्रगति सूचक लेखाचित्र से, नहीं। इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा, इनमें से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे बेटर है सामाजिक पर्यावरण से दी जा सकती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।